अब तक हमने जो पढ़ा, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो व्हाट वी सा दैट इन दैट एक्सपेरिमेंट 3 or 4 principles that are known as the law of genetics that has resulted and that are very helpful in the study of genetics. तो अभी रिसेंटली हम क्या देखेंगे कि जैसे कि मेंडल ने कहा था, अगर मेंडल के हम लॉज को थोड़ा ध्यान में देखें तो वहां पे क्या देखा, मैं एक पेयर्ड फैक्टर वाला लॉ देखा था, पेयर्ड फैक्टर। तो लॉ पेयर्ड फैक्टर्स में क्या था कि जो एलील्स होते हैं वो पेयर्स में रहते हैं, और दूसरा ये कहा था उसने, मेंडल ने ये कहा कि जो एलील्स होते हैं वो हमेशा जो है पेयर्स में होते हैं और 2 ही होते हैं एक के लिए, जो कंट्रास्टिंग होते हैं एक दूसरे के। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि एलील्स जो है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर हमने क्या देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा कि एक एलील जो है वो डोमिनेट करता है जबकि दूसरा नहीं करता। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मेंडल्स ने जो प्लांट लिया था उसके केस में जो है प्योर, उसको प्योर लाइन्स मिली। प्योर लाइन्स का मतलब है अगर टाल प्लांट्स हैं तो बिल्कुल टाल है, उसके जीन्स जो है वो किसी के साथ लिंक्ड नहीं थे, ठीक है। यहां पे क्या है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जीन्स जो है, जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स के लिए। जिसको मेंडल ने फैक्टर्स कहा था वो जीन्स होते हैं, और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कैरेक्टर्स के लिए। कोई भी कैरेक्टर है, जैसे टालनेस था, राउंड रिंकल जो भी शेप थी उसकी सीड की, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे। अब हम जो नेक्स्ट में यहां पे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पहला है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस, और तीसरा जो है हमारे पास मल्टीपल एलील्स। ओके, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जानने से पहले आपको डोमिनेंस क्लियर होना चाहिए। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब भी क्योंकि एक जो है प्लांट के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है पेयर्स में जब फैक्टर्स रहते हैं या जीन्स रहते हैं, तो वो जो है उनमें से एक डोमिनेट करता है और दूसरा रिसेसिव होता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस से आप समझ गए होंगे कि जब कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होगी किसी की भी, सपोज करो हम हाइट की बात कर रहे हैं, अगर हाइट की बात कर रहे हैं और हाइट में जो है एक भी कैरेक्टर अपने आप को जो अगर बराबर शो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इंटरमीडिएट हाइट प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके की एक जो है एक एक्सपेरिमेंट जो है मिराबिलिस जलैपा नाम का एक 4 o'clock प्लांट कहते हैं उसको, 4 o'clock प्लांट। ठीक है, इसके अंदर क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, इसके अंदर अगर देखा जाए प्योर लाइंस में जो है, प्योर लाइंस में रेड और व्हाइट फ्लावर्स पाए जाते हैं, व्हाइट फ्लावर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि ये दो रेड और व्हाइट जो है ये कंट्रास्टिंग फैक्टर्स हैं एक दूसरे के, और जब इनको हमने रेड के लिए हम कैपिटल आर यूज करेंगे, मैंने पहले कहा था कि जो है हम जो डोमिनेंट होगा उसका लेते हैं, तो यहां पे हम रेड को डोमिनेंट मान रहे हैं। ठीक है, तो व्हाइट के लिए हम डब्ल्यू ना लेके आर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, डब्ल्यू फिर आपको कंट्रास्ट करने में दिक्कत आएगी कि किस कैरेक्टर से बिलोंग करता है। तो जब हमने इनको जो है आपस में हम क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये जीनोटिपिक रेशियो में अगर देखें तो आर, ठीक है, और इसी तरीके से ये जब इसके साथ होगा तो सेम मिलेगा। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो तो सेम मिलेगा, लेकिन हमने क्या देखा यहां पे, जैसे मेंडल के केस में जो है सारे के सारे प्लांट्स टाल पैदा हुए थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ, जब हमने रेड और व्हाइट को क्रॉस किया तो यहां पे हमें पिंक जो है फ्लावर्स मिले, पिंक फ्लावर्स। ओके, तो पिंक फ्लावर्स से कंफ्यूजन ये आया कि कोई भी जो है ना व्हाइट अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट कर पाया और ना ही इसमें से जो है रेड अपने आप को कंप्लीटली जो है लिंक कर पाया, तो यहां पे इसलिए जो है पिंक फ्लावर्स प्रोड्यूस हुए। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी फैक्टर जो है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है।
ठीक है। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, none of the factors of a character means none of the alleles of a gene can express itself and it cannot show dominance over other. तो यहां पे ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया हमारा। अब देखते हैं कोडोमिनेंस। लेकिन कोडोमिनेंस से पहले एक बार मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि एलील्स होता क्या है और जीन्स क्या है। ठीक है, जो मेंडल ने कहा था कि जो भी फैक्टर्स जो हैं, जो भी कैरेक्टर हैं, उनके लिए कोई फैक्टर्स पास होते हैं और वो पेयर्स में होते हैं, तो उन्हीं फैक्टर्स को हम कहते हैं जीन्स। अगर जीन्स की हमें डेफिनेशंस बताया जाए तो हम बोलेंगे दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं हेरिडिटी मटेरियल के। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब जो है ये, अगर देखा जाए हम हेरिडिटी मटेरियल को देखा जाए तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर देखा जाए, क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए से, और डीएनए की एक लेंथ जो है, ठीक है, उसके ऊपर जो है एक लेंथ जो है उसको क्या कहते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब वो डिफाइंड, प्री डिफाइंड होती है। सपोज करो ये एक डीएनए है और ये डीएनए में यहां से यहां तक एक जीन होगा, इसके आगे दूसरा जीन होगा, इस तरीके से बहुत सारे जीन होंगे। ये हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। अब जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कैरेक्टर के लिए। किसी चीज का कलर, किसी चीज की हाइट, मींस किसी भी ऑर्गेनिज्म की हाइट, जैसे ह्यूमन बींग्स की मान लें हम, या किसी प्लांट की हाइट मान लें, ठीक है। इसके अलावा उसका कलर, उसकी शेप, ये कौन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन। एक जीन एक कैरेक्टर को करता है, रिप्रेजेंट करता है। और इस ही जीन के अंदर जो है, ये जीन डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, ये जीन जो है डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। इसके अंदर जो मतलब फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, और इनको हम एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। मीन्स two different kind or more than two different kinds of genes are known as allele। ठीक है, अभी तक तो हमने दो ही पढ़ा था, क्योंकि हमने पढ़ा कि पेयर्स में होते हैं और वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और सेग्रीगेशन के टाइम पे वो डिवाइड होते हैं। लेकिन हम आगे देखेंगे कि दो से ज्यादा भी हमारे पास जीन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि कोई शो नहीं कर पाया। एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो होता क्या है? जीनोटिपिक रेशियो होता है, सपोज करो जैसे करके हमने टालनेस के लिए लिया, ठीक है, तो हम फैक्टर्स को किसी कैरेक्टर से डिनोट कर रहे थे। यहां पे फैक्टर्स को जो है कैरेक्टर से, तो एक हमने देखा कि जो है एक कैरेक्टर के अंदर दो टाइप के फैक्टर्स थे। तो ये जो है, ये फैक्टर्स को जिन हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, मतलब कितने टाइप के जीन्स पाए जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहां पे सपोज करो कि यहां पे हमने टी, ये एक हमारे इस वाले टाल प्लांट से हमें जो है गैमेट्स मिले, और दूसरे से हमें मिले ड्वार्फ प्लांट से ये गैमेट्स। अब इनको हम फ्यूज करेंगे तो ये हो गया। इसके बाद ये और ये फ्यूज हुआ तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरीके से यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी, अब नीचे चलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम रहा। अब नेक्स्ट में हम जाएंगे तो हमारे पास ये रहेगा सेम, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी गैमेट्स बनेंगे, और इनको जब हम फ्यूज करेंगे तो इनसे हमें मिलेगा यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी, और यहाँ पे जो मिलेगा स्मॉल टी। अब देखो, रेशियो का मतलब होता है कितने वेरिएंट्स मिले हमें। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएंट ये है, इन सबसे अलग है, कोई दूसरा कैपिटल टी नहीं है तो हम एक लिखेंगे। इसी तरीके से जो है ये दो सिमिलर है तो हम रेशियो में इसको 2 लेंगे। ठीक है, और ये जो है, अब ये तीसरा जो है ये भी इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसके लिए हम सेपरेट लेंगे। तो यहां पे आप ये जो रेशो हमें दिख रहा है इनका, ये इसको कहते हैं हम जीनोटिपिक रेशो, मतलब कितने टाइप्स के जीन्स जो हैं डिफरेंट मिले हमें। अब फिनोटिपिक रेशो क्या है? फिनोटिपिक रेशो के अंदर हम बाहर से जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं।
ठीक है, जैसे करके ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम सारा, ये टालनेस और ड्वार्फनेस के लिए, ठीक है, टालनेस और ड्वार्फनेस के लिए, ठीक है, टालनेस और ड्वार्फनेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो फिनोटिपिक रेशो में हम क्या देखते हैं, फिनोटिपिक रेशो में हम देखेंगे यहां पे, तो यहां पे ये तीन जो हैं, हमने बीच में देखा सेकंड F1 जनरेशन में देखा कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले दोनों जो हैं ये टॉल थे, तो हमें क्या रेशो मिलता है यहाँ पे, 3 टॉल, एक ये तो ऑलरेडी टाल है, ये प्योर टाल है, ठीक है, होमोजाइगस टाल प्लांट, दीज टू आर हेटेरोजाइगस टाल प्लांट्स, ठीक है, तो ये तीनों मिला के बन गया 3 टॉल मिले हमारे पास, तो एक हमारे पास ड्वार्फ मिला, तो ये है हमारे पास फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो का सिंपली याद रखो कि कितने टाइप के जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब जो जीन्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स का रेशो कितना रहता है, ठीक है, F2 जनरेशन में। और फिनोटिपिक रेशो में आपने देखना है कि बाहर से मॉर्फोलॉजी कैसी है, ठीक है, हालांकि इनका जो है ये हेटेरोजाइगस नहीं दोनों, लेकिन फिर भी टॉल है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कोडोमिनेंस पे। कोडोमिनेंस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी प्रॉपर शो नहीं करता, कोडोमिनेंस में दोनों के दोनों कैरेक्टर शो होते हैं, ठीक है, बोथ एलील्स ऑफ ए जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ, दोनों के दोनों जो एलील्स है जीन के वो एक्सप्रेस करते हैं। देखिए कैसे, हम लेते हैं एग्जांपल ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में जो रिथोसाइट्स हैं, आरबीसी जिनको कहते हैं, आरबीसीज, ओके, ये जो आरबीसीज हैं इनके ऊपर जो है तीन टाइप के दो टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है, एक आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन पाया जाता है, एक आरबीसी के ऊपर बी टाइप का एंटीजन पाया जाता है, और एक आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता। जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता उसको हम ओ कहते हैं, ठीक है, मतलब तीन टाइप के जो है सेल्स मिलेंगे आपको रेड ब्लड सेल्स, आधे ऐसे जिनके ऊपर ए टाइप का एंटीजन हो, आधे ऐसे जिनके ऊपर बी टाइप का एंटीजन हो, और आधे ऐसे जिनके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं हो। अब क्या होता है, सपोज करो एक पेरेंट है, ठीक है, उसका हमने पहले पढ़ा कि ये पेयर्स में रहते हैं, तो यहां पे उस पेरेंट को जो है ए ब्लड ग्रुप प्योर मान लो कि उसके ऊपर ए है। अब एक दूसरा पेरेंट है, ये मेल है और ये फीमेल है, ये मेल आ गया और ये फीमेल, इसके ऊपर जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, बीबी, क्योंकि इसके दोनों जो एलील्स हैं जीन के वो क्या है, बी है, और इसके दोनों एलील्स हैं। जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे वो किस टाइप के होंगे, ए बी, फिर ए बी, ए बी, और सेम जो है यहां पे भी ए। तो यहां पे होगा क्या एक्चुअल में, देखिए, अगर मेंडल का केस होता तो कोई इन दोनों में से एक डोमिनेंट होता, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो कोई भी अपने आप को शो नहीं कर पाता, लेकिन यहां पे आपने देखा होगा कि आधे लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी भी होता है, आधों का ए होता है, आधों का बी होता है, आधों का ओ होता है, और आधों का जो है ए बी होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों एलील्स अपने आप को शो कर रहे हैं। जब दोनों के दोनों एलील्स अपने आप को शो करें, ऐसे जैसे केस को क्या कहते हैं, ऐसे जैसे केस को कहते हैं कोडोमिनेंस। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखेंगे मल्टीपल एलील्स को। मल्टीपल एलील्स में क्या है कि एक जीन के, अभी तक हमने ये देखा कि एक जीन्स के दो ही एलील पड़े, मेंडल ने कहा कि एक जीन्स के दो एलील होते हैं या दो फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि एक जीन के बहुत सारे एलील्स होते हैं। ब्लड ग्रुप की अभी मैंने बात की, ब्लड ग्रुप की बात ले लेते हैं हम। तो ब्लड ग्रुप में क्या था, ब्लड ग्रुप में तीन टाइप्स के एलील हैं, एक ए है, एक डी है, एक ओ है। ए जो है उसके ऊपर एंटीजन ए है हमारे पास, एंटीजन ए, ये एक जीन है, सॉरी एलील है जीन का। दूसरा हमारे पास जो है एंटीजन बी, एंटीजन बी के ऊपर जो है बी टाइप का जो आपका एलील मिलेगा, और ओ के ऊपर इन दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं मिलेगा। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में ये तीन डिफरेंट टाइप्स के जो है जीन्स मिलेंगे आपको। तो डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में क्या था, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म में ये था कि आप जो है, जब मेंडल ने ये जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसने प्योर वैरायटीज पे किए थे, तो उनमें कोई लिंक नहीं था। लिंक का मतलब है कि अगर उसको प्योर वैरायटीज ही मिली, जैसे कि अगर पिंक फ्लावर्स थे तो पिंक ही थे, व्हाइट थे तो व्हाइट,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिराबिलिस जलापा जो है, जिसको फोरो प्लांट भी कहते हैं, उसके अंदर हमने देखा कि रेड फ्लावर्स और व्हाइट फ्लावर्स को जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें इंटरमीडिएट कलर मिलता है पिंक कलर का। तो वो कोई भी कलर जो है अपने आप को प्रॉपर्ली शो नहीं कर पाता, लेकिन ब्लेंड हो जाते हैं एक दूसरे में। ठीक है, यहां पे कंप्लीट डोमिनेंस में ब्लेंड नहीं होते। ये कोडोमिनेंस में ब्लेंड नहीं होते, बल्कि अलग अलग अपने आप को शो करते हैं। ऐसे अगर रैबिट का कोड कलर, रैबिट की बाहर से जो है कलर अगर देखा जाए तो उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स के जो है आपको कलर्स मिलेंगे। तो ये जो है इसमें आ गया कोडोमिनेंस के अंदर, सॉरी मल्टीपल एलील्स के अंदर। तो मल्टीपल एलील्स में ये होता है कि 2 से ज्यादा डिफरेंट एलील्स होते हैं एक जीन के, और वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये अगर ये सारा अगर देखोगे आप, तो ये जो है एक ही जीन के अंदर हो रहा है, एक ही जीन के एलील्स में हो रहा है। पॉलीजीनिक भी होता है। ठीक है, पॉलीजीनिक इंटरेक्शन ये जो है एक ही जीन के अंदर हो रहा है, इसलिए इनको इंट्राजीनिक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं हम, एक ही जीन के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है पॉलीजेनिक इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो वी आर गोइंग थ्रू जेनेटिक्स, और अब तक हमने देखा कि मेंडल्स ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमारे पास जो है कौन कौन से प्रिंसिपल्स और लॉज जो है निकले, और उसके बाद हमने देखा कि मेंडल से डेविएशन या मेंडल के बाद जो नई चीजें हमें पता चली, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, कोडोमिनेंस की, और उसके बाद जो है मल्टीपल एलील्स की, उसके बारे में देखा। आज हम देखने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, 2 साइंटिस्ट थे, सुटन एंड बोवेरी, 1902 में इन्होंने एक थ्योरी जो है प्रपोज की। थ्योरी क्या थी? थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स थे। जो पोस्टुलेट्स क्या है, उन्होंने बताया कि जैसे जो जितना भी हमारा जो इनहेरिटेंस है, जो मतलब कैरेक्टर्स ट्रांसफर्स होते हैं पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग्स में, वो क्रोमोसोम्स के थ्रू होते हैं। और क्रोमोसोम्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो पेयर्स में पाए जाते हैं। जैसे हमने मेंडलिज्म के अंदर पढ़ा कि जो जीन्स हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं, इसी तरीके से सुटन और बोवेरी ने कहा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं। और ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब गैमेट फॉर्मेशन होती है मियोसिस में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे ये क्रोमोसोम्स जो हैं ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, और ये गैमेट्स के थ्रू जो क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका नंबर फिक्स्ड रहता है। तो इसका बनेगा नंबर 1, द जेनेटिक मटीरियल इज ट्रांसफर्ड थ्रू क्रोमोसोम्स। नंबर 1 कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल occurs at the time of formation of gametes। दूसरी चीज कि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, जब गैमेट फॉर्म होते हैं उसके थ्रू होता है। ठीक है, नंबर 2, क्रोमोसोम्स लाई इन पेयर्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में रहते हैं। दूसरा क्या है कि chromosomes have
डिस्टिंक्ट locations meant for different characters. ठीक है, डिस्टिंक्ट लोकेशंस होती हैं क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और इनको हम कहते हैं जीन्स। ठीक है, तो 1902 में जो सुटन और बोवेरी ने कहा कि क्रोमोसोम्स जो है क्या करते हैं, सबसे पहले जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि ट्रांसफर कब होती है क्रोमोसोम्स की, जिस टाइम पे जो है रिप्रोडक्शन होती है उस टाइम पे जो है गैमेट्स के थ्रू जो है ये ट्रांसफर होते हैं। एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि क्रोमोसोम्स CHROMO क्रोमोसोम्स of an organism are definite in number. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो चेंज नहीं होता, डेफिनेट। इन जैसे करके अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक और चीज है, वो है कि क्रोमोसोम्स लाई इन पेयर्स। क्रोमोसोम्स आई थिंक हाँ लिख लिया, क्रोमोसोम लाइन पेयर हमने देख लिया है। तो ये जो है सेपरेशन कब होता है इनका, पेयर का सेपरेशन कब होता है, पेयर का सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ pair occurs during meiosis. meiosis के टाइम पे क्रोमोसोम्स का जो है वो सेपरेशन होता है। ठीक है, सेपरेशन होने के बाद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है एक गैमेट में जाते हैं, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है मेयोसिस को। तो उस टाइम पे जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसके अंदर चले जाते हैं, गैमेट्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो सुटन और बोवेरी की 1902 की थ्योरी यही थी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने देखा अभी रिसेंटली। सबसे पहले मेंडलिज्म देखा। मेंडलिज्म में हमने देखा कि किस तरह कैरेक्टर्स जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं फैक्टर्स से, जिनको मेंडल ने फैक्टर कहा था, लेकिन अब हम जीन्स कहते हैं। तो वो जीन्स, दूसरी बात हमने देखी कि जीन्स जो हैं वो पेयर्स में रहते हैं हमेशा। किसी भी सेल के अंदर जो जीन्स आपको मिलेंगे वो पेयर्स में मिलेंगे। वो पेयर्स जो हैं जीन के, उनको एलील्स कहते हैं। एलील सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम एलील हूं तो जो है उसको होमोजाइगस कंडीशन कहा जाता है, अगर डिफरेंट एलील्स हो तो उसको हेटेरोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। ये मेंडलिज्म में देखा हमने। इसके अलावा लॉज पढ़े मेंडल के। लॉज ऑफ मेंडल्स में हमने क्या देखा कि जो सबसे पहले पेयर्स में रहते हैं उसको लॉ ऑफ पेयर फैक्टर कहा जाता है। उसमें मेंडल ने बताया कि जो दो पेयर्स में रहते हैं उनमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। इसके बाद जो है तीसरा जो था सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने देखा था कि वो जो अपने पेयर्स के अंदर जो रहते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, ऐसा जैसा करके हमने क्रोमोसोमल थ्योरी में देखा। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने लास्ट में देखा कि अगर हम दो कैरेक्टर्स को इकट्ठा लेंगे तो वो दोनों कैरेक्टर जो होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे एक दूसरे से और वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं करेंगे। ये मेंडलिज्म तक जो है डिस्कवरी हुई, लेकिन पोस्ट मेंडलिज्म में इनमें से कुछ डिस्कवरीज जो है उनमें थोड़ी चेंजेस आई। चेंजेस क्या आई कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक डोमिनेट करता था, दूसरा रिसेसिव, लेकिन हमारे पास दो ऐसे केस हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस वाला, जहां पे ना ही एक डोमिनेट करता है ना ही एक रिसेसिव है। वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों के दोनों बराबर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कोई भी डोमिनेंट नहीं है और ना ही कोई रिसेसिव है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर एग्जांपल आपसे कोई पूछे तो मिराबिलिस जिलैपा जो है 4 o'clock प्लांट जिसको कहा जाता है, उसमें रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं और व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। उन दोनों फ्लावर्स के अंदर जो है जब हम उनको फ्यूज करते हैं तो हमें पिंक कलर का फ्लावर मिलता है।
इसी तरीके से कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों एलील्स एट ए टाइम शो कर रहे होते हैं, वो ब्लेंड नहीं होते, जैसा करके इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें दिखा कि कुछ ब्लेंडिंग शो हुई। इसमें क्या हुआ, इसमें के दोनों शो कर रहे हैं अपने आप को एक दूसरे के साथ में। जैसे करके हमने ब्लड ग्रुप की एग्जांपल ली, अगर ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान को बी ब्लड ग्रुप के साथ जो है क्रॉस किया जाए तो जो रिजल्टेंट जनरेशन होगी उसमें ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो पॉसिबल होता है, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने देखा इसमें मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स क्या था कि जब तक मेंडलिज्म था तब तक उन्होंने कहा कि 2 ही एलील्स पाए जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारी जो पॉपुलेशंस होती हैं उसमें मल्टीपल एलील्स, बहुत सारे टाइप के एलील्स पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप के एलील्स का क्या मतलब है कि मींस के एक जैसे करके कोई एक कैरेक्टर ले लिया, ह्यूमन ब्लड ग्रुप का अगेन हम कैरेक्टर लेंगे, उसमें 3 टाइप्स के एलील हमें मिलते हैं, एलील ए, एलील बी और एलील ओ। ठीक है, वो किस बेस पे हैं कि ब्लड ग्रुप में जो है रिथोसाइट्स के ऊपर जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो है 2 टाइप के एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं या फिर नहीं, कोई भी नहीं होता। 2 टाइप के एंटीजेंस, अगर ए होगा तो ए ब्लड ग्रुप, बी होगा तो बी ओ, मतलब ये 3 डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो सिर्फ ब्लड ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद लास्ट पे हमने देखा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या देखा हमने कि सुटन और बॉयली जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि जीन्स इंडिविजुअली ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि जीन्स जो है क्रोमोसोम के ऊपर लाई करते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर जो प्रॉपर लोकेशन जो है पे पाए जाते हैं जीन। ठीक है, अब हमें होमोलोगस क्रोमोसोम पे जो है 2 डिफरेंट जीन्स होंगे, तो वो जो है उन होमोलोगस पेयर पे वो 2 डिफरेंट एलील्स होंगे। ठीक है, तो एलील्स जो है वो प्रॉपर लोकेशंस पे होंगे क्रोमोसोम की, एक चीज। दूसरा हमने बोला कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो ट्रांसफर कैसे होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं गैमेट्स के थ्रू। जब गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, तो वहां पे वो तीसरा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में देख रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, और जीन्स उसके ऊपर लाई करते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑकर्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये भी हो गया। क्रोमोसोम्स लाई इन पेयर्स, और जैसे जीन्स पेयर्स में लाई करते थे वैसे क्रोमोसोम, देखिए क्या है, ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, 23 मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जैसे मियोसिस होता है, जब गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं तो एक में 23 बचते हैं, मतलब मेल गैमेट्स में 23 होंगे, फीमेल में 23, तो ये जो है 23 फिर से 46 बनेगा, ये 23 पेयर्स रहेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स हैव डिस्टिंक्ट लोकेशन मेंट फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स जीन। और लास्ट वाला जो है क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डेफिनेटिव नंबर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन में 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन बीइंग्स में, नेक्स्ट जनरेशन में कम या ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है जेनेटिक्स के अंदर हमने देखा।